हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। ऑनलाइन जनरल स्टडीज़ की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से जनरल स्टडीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रेम करते हैं हमारे क्वेश्चन पेपर का। तो आज जो हम लोग जनरल स्टडीज़ की क्लासेस शुरू करेंगे वो है हमारी हिस्ट्री की क्लासेस। और हिस्ट्री में सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि हमारी हिस्ट्री को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री की शुरुआत कहाँ से होती है और उन सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे। तो शुरू करते हैं हिस्ट्री के बारे में। तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री की शुरुआत वहीं से हो जाती है जब मानव सभ्यता की शुरुआत होती है। और अगर मानव सभ्यता की शुरुआत की बात करें तो मानव सभ्यता की शुरुआत आज से लाखों साल पहले हुई थी। अगर हम लोग देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे प्राचीन मानव की खोपड़ी मिली थी वो थी ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। और ये कहाँ पर मिली थी? ये हम कह सकते हैं कि एक जगह है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में एक जगह है, टोंग नाम की जगह है। वहां पर सबसे पहले एक चूने की खान थी, उसकी खुदाई चल रही थी और चूने की खान में एक मानव कंकाल मिलता है, मानव की खोपड़ी मिलती है। एक चूने का खान था, चूने का खादान था। वहां पर सबसे पहले मानव की एक खोपड़ी मिलती है। और इसको किसने खोजा था? तो देखिए, इसको प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम था रेमंड डार्ट। रेमंड डार्ट महोदय ने सबसे पहले, अगर हम बात करें तो ये खोजी थी और ये 1824 में इसको खोजा था। तो ऐसा कहा जाता है कि ये पहला साक्ष्य था जिसने मानव इतिहास के बारे में सबसे पहले बताया। ठीक है। अगर हम लोग मानव की उत्पत्ति की बात करें तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के क्रम में होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, निएंडरथाल्स और सबसे लास्ट में जो हमारी स्पीसीज है वो है होमो सेपियंस की। और होमो सेपियंस सबसे लास्ट में आते हैं। होमो सेपियंस की अगर हम बात करें तो होमो सेपियंस जो टर्सरी युग है, टर्सरी एरा में, टर्सरी एरा में प्लायोसीन, प्लायोसीन काल में आते हैं। प्लायोसीन काल में आते हैं। ठीक है। जो आधुनिक होमोसेपियंस है, जो हमारी स्पीसीज है, उनको होमोसेपियंस कहते हैं और इनका उदय उस समय हुआ था। ठीक है। लगभग कितने साल पहले? तो आप ये कह सकते हैं कि 30,000 से 40,000 साल पहले इनका उदय हुआ था। ठीक है। 30 से 40,000 साल पहले इनका उदय हुआ था, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे मानव जीवन के उत्पत्ति की। अब इतिहास को पढ़ने के लिए हम लोग मानव ओरिजिन से कैसे इतिहास को डिवाइड करते हुए चलते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग आगे समझेंगे। तो अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले हमारा किस क्रम में हमें पढ़ना है, हमें वो सारी चीजें देखनी है। तो सबसे पहले हमारा आएगा स्टोन एज, और स्टोन एज के बाद आएगा चाल्कोलिथिक एज यानी कांस्ययुगीन सभ्यता। चाल्कोलिथिक एज के बाद हम लोग देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन को, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था। हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद हम लोग वैदिक सिविलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। वैदिक सिविलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। वैदिक सिविलाइजेशन की ओर बढ़ेंगे। अगर हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री को हम लोग मुख्यतः, इंडियन हिस्ट्री की अगर बात करें, 3 भागों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली हमारी एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। और फिर हमारा है मिडिवल,
और फिर आता है मिडिवल हिस्ट्री, और उसके बाद हमारी आती है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री, अगर इसके समय की बात करें तो ये हमारा प्राचीन इतिहास का पोर्शन है, ये हमारा मध्यकालीन इतिहास का पोर्शन है, और ये हमारी मॉडर्न हिस्ट्री का पोर्शन है। अगर एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो एंशियंट हिस्ट्री हमारी कैसे चलती है, एंशियंट हिस्ट्री के ये सारे टॉपिक्स हैं। वैदिक सिविलाइजेशन, और वैदिक सिविलाइजेशन के बाद हम लोग देखेंगे महाजनपद, महाजनपद काल, और महाजनपद के बाद हम लोग देखेंगे आफ्टर महाजनपदास मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी, फिर हम लोग देखेंगे लेटर मौर्यास, लेटर मौर्यास, और लेटर मौर्यास के बाद अगर हम लोग बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो गुप्ता डायनेस्टी के बाद वर्धन डायनेस्टी, वर्धन डायनेस्टी, और ये हमारे एंशिएंट के टॉपिक हो गए। अब अगर हम लोग मिडिवल की बात करें तो मिडिवल में देखिए हम लोग क्या क्या बात पढ़ेंगे। मिडिवल की अगर हम बात करें तो मिडिवल हिस्ट्री में हमारा ये 712 एडी से 1707 एडी तक के बीच का कालखंड है। 712 एडी में क्या होता है, यहां पर मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत होती है। यहां पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण की शुरुआत होती है, तो इसलिए इस कालखंड को हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास की शुरुआत मानते हैं अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में। और अगर 1707 की बात करें तो यहां पर मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है, मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है। यहां पर मुगल साम्राज्य का पतन हो जाता है, और जैसा कि हमें पता है कि मुगल साम्राज्य के पतन में सबसे अंतिम जो सबसे मजबूत शासक मुगल साम्राज्य की कड़ी का रहा था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाती है। आखिर हम लोगों ने 707 टाइम फ्रेम को ही मिडिवल हिस्ट्री का एंड क्यों माना है, क्योंकि जो औरंगजेब है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है यहां पर, ठीक है, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है यहां पर, इसलिए 1707 को हम लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री का एंड टाइम माना है। उसके बाद अगर हम देखें मॉडर्न हिस्ट्री, तो मॉडर्न हिस्ट्री का जो कालखंड है वो कहां से कहां तक का चलेगा, तो ये हमारा 1707 से प्रेजेंट टाइम का जो भी समय है वो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएगा। इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, देखिए इसमें हमारा यूरोपीय कंपनी का आगमन, यूरोपीय कंपनी का आगमन, और फ्रीडम मूवमेंट्स, फ्रीडम मूवमेंट प्लस अदर डेवलपमेंट्स, ये सारे बहुत सारे टॉपिक्स जो हमारे हैं ना वो इसमें कवर हो जाएंगे, हमारे बहुत सारे टॉपिक्स इसमें कवर हो जाएंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री से, और एक एक चीजों को हम लोग देखते हुए आगे चलेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी होंगी। एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने से पहले हमें कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी, और वो चीजें क्या है, हमारी टाइम स्केल, टाइम स्केल पर कैसे हम लोग दिखाएंगे, ठीक है, वो है हमारा टाइम स्केल। तो टाइम स्केल की बात करें तो ये है हमारी टाइम स्केल, और ये हो गया हमारा जीरो, एक इनिशियल या बेस ईयर को हम लोग जीरो मान लेते हैं, बेस ईयर को हम लोग जीरो मान लेते हैं, और इधर जो भी चलेगा वो हमारा एडी में आएगा,
और इधर जो भी चलेगा वो हमारा BC में आएगा। तो BC का मतलब क्या होता है? BC का मतलब हो गया बिफोर क्राइस्ट, यानी प्रभु के वर्ष से पहले का समय जो भी होगा वो हमारा BC हो जाएगा। और AD क्या हो जाएगा? एनो डोमिनी या इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इसका लिटरल मीनिंग होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। तो अगर हम लोग बात करें तो इस समय क्या चल रहा है? 2022 का साल चल रहा है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि कहीं पर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में 200 BC की 2000 BC की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 2000 BC का मतलब क्या हो जाएगा? यहां पर ये 2000 BC का हमारे समय हो जाएगा, 2000 BC। और अगर मैं प्रेजेंट से बात करूं तो ये आज के समय से कितना समय हो जाएगा? तो ये प्रेजेंट के समय से, ये हमारे आज के समय से लगभग 4000 वर्ष पूर्व हो जाएगा। वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि टाइम स्केल में हम कैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, टाइम स्केल में हम कैसे हिस्ट्री में पढ़ते हैं वो है हमारा BC और AD का कॉन्सेप्ट। इसके बाद ही हम लोग शुरू कर पाएंगे अपनी एंशिएंट हिस्ट्री, क्योंकि टाइम स्केल को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि हिस्ट्री है क्या? एक्चुअली हिस्ट्री है रिटन एविडेंस ऑफ और रिटन डॉक्यूमेंट्स ऑफ पास्ट, ऐसी चीज जो घटित हो चुकी हैं उनका लिखित साक्ष्य या लिखित सामग्री, वही हमारा हिस्ट्री हो जाता है। तो इसको समझने के लिए समय को समझना बहुत जरूरी है। अब आइए हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले जो स्टोन एज है, स्टोन एज यानी भारतीय इतिहास में अगर हम लोग बात करें तो पाषाण काल का सबसे पहला वो समय होता है जो इतिहास में सबसे पहले परिलक्षित होता है। ठीक है, तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री ये हमारे हैं हेरोडोट्स महोदय। और इन्हें क्यों कहा जाता है? देखिए 5th सेंचुरी में पैदा हुए थे, समथिंग अराउंड 5th सेंचुरी BC। ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका, और ऐसा कहा जाता है यह इतिहास की पहली पुस्तक है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने ये समझ लिया कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है, हेरोडोट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और इनकी ये पुस्तक दरअसल ये पहला ऐसा एविडेंस था जहां पर किसी इतिहास के लिखे होने के साक्ष्य हमें मिले हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग शुरू कहां से करेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे स्टोन एज से। स्टोन एज से हम लोग शुरू करेंगे। स्टोन एज को हिंदी में कहते हैं पाषाण काल। स्टोन एज को हिंदी में पाषाण काल कहते हैं। और इस पाषाण काल को हम लोग दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले है हमारे पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। उसके बाद है हमारा मेसोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज। और फिर है हमारा नियोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। स्टोन एज को हमने इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। और इस तरीके से डिवीजन का आधार क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो इस तरीके के डिवीजन का आधार ये है कि यहाँ पर बहुत सारे जो ऐसे औजार थे, जो इक्विपमेंट्स थे, उनमें कुछ डेवलपमेंट्स मिलती है, इनके रहन सहन में डेवलपमेंट मिलती है। और अगर हम लोग बात करें तो इनकी बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों में हमें भिन्नता मिलती है, जिसकी वजह से हमने ये डिवीजन किया है। अगर पैलियोलिथिक की बात करें
तो ये देखिए, ये 5 लाख साल पहले, 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व की बात है। ठीक है, 5 लाख से 10,000 वर्ष पूर्व का जो समय है, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं पैलियोलिथिक एज को पुरा पाषाण काल। पुरा पाषाण काल हम लोग कहते हैं। अगर मेसोलिथिक एज की हम लोग बात करें तो ये हमारा चलेगा 10,000 से 8,000 BC तक। और अगर इसकी बात करें तो ये हमारा चलेगा, ये वर्ष पूर्व की बात है, वर्ष पूर्व तक। और अगर नियोलिथिक की बात करें तो ये 8,000 से 6,000 वर्ष पूर्व का समय है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पैलियोलिथिक एज हमारी कब से कब तक है, 5 लाख से 10 लाख वर्ष पूर्व तक। मेसोलिथिक एज हमारी 10,000 से 8,000 वर्ष पूर्व तक है। और नियोलिथिक एज हमारी 8,000 से 6,000 वर्ष पूर्व तक है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवीजन, कैसे हम लोग स्टोन एज को पढ़ेंगे। अब आइए हम लोग शुरू करते हैं पैलियोलिथिक एज से, और पैलियोलिथिक एज के बारे में जानते हैं और देखते हैं। अगर पैलियोलिथिक एज की बात करें, पैलियोलिथिक एज की, पैलियोलिथिक एज की बात करें तो इसको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है। इसको भी 3 भागों में बांटा जा सकता है स्टडी करने के लिए, जिसमें हमारा पहला है लोअर पैलियोलिथिक एज। लोअर पैलियोलिथिक एज, उसके बाद है मिडिल पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक, और फिर लेटर पैलियोलिथिक एज। लेटर पैलियोलिथिक एज, लेटर पैलियोलिथिक एज। अगर इसके समय की बात करें तो ये लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व से 50,000 वर्ष पूर्व का समय है। और अगर मिडिल पैलियोलिथिक एज की बात करें तो ये 50,000 से 40,000 वर्ष पूर्व के की बात है। और अगर इसकी बात करें तो 40,000 से हम लोग देखते हैं कि 10,000 वर्ष पूर्व तक, 10,000 वर्ष पूर्व तक का जो कालखंड है वो हमें यहाँ देखने को मिलता है। तो पैलियोलिथिक की अगर हम लोग बात करें तो 10K ईयर्स अगो की जो बात है वो हम लोग यहाँ पर कर रहे होंगे। तो ये जो समय है, इस समय की बात हम लोग यहाँ कर रहे होंगे पैलियोलिथिक में। 5 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 साल तक का ये जो समय है वो हमारा पैलियोलिथिक अपने आप में समेटे है। कुछ कुछ विशेषताएं हैं, हम इन विशेषताओं को आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या विशेषता थी, तो इसमें देखिए, इसमें कुछ भी नहीं थी, ये बस प्रारंभिक मानव जो थे, प्रारंभिक मानव के उदय का समय था, मानव के उदय का समय था, उदय का समय था। ठीक है, और यहां की अगर हम लोग बात करें, देखिए यहां की, तो जो सबसे प्राचीन, जो सबसे प्राचीन
एविडेंस मिले हैं, जो सबसे प्राचीन एविडेंस मिले हैं वो कहाँ के हैं, तो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि एस्ट्रेलोपिथेकस जो है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, इसके साक्ष्य मिले हैं। एस्ट्रेलो का मतलब होता है सुदूर दक्षिण, सुदूर दक्षिण, ठीक है, सुदूर दक्षिण में मिला है। कहां पर? साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें तो साउथ अफ्रीका में एस्ट्रेलोपिथेकस की खोपड़ी बरामद हुई है। इसका कंकाल मिला है एस्ट्रेलोपिथेकस का स्कल हमें मिला है। और साउथ अफ्रीका की कौन सी जगह थी? ट्रांसवाल प्रोविंस जो है, ट्रांसवाल प्रोविंस में एक गांव है टोंग, ठीक है, वहां पर मिला है। और इसको खोजने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? इसको खोजने वाले व्यक्ति का नाम था रॉबर्ट, रॉबर्ट डार्ट। और इसको ईयर 1824 में खोजा गया था, ठीक है। यहां पर मानव कैसे, क्या यहां पर सारी चीजें थी उनको देख लेते हैं। तो देखिए, यहां पर जिन उपकरणों का इस्तेमाल होता था लोअर पैलियोलिथिक एज में, लोअर पैलियोलिथिक एज में जिन उपकरणों का इस्तेमाल होता था, लोअर पैलियोलिथिक एज में जिन उपकरणों का इस्तेमाल होता था वो कैसे थे? कोर थे, कोर। कोर का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? कोर का, देखिए, जो राउंड स्टोन्स होते हैं, राउंड बिग स्टोन्स, राउंड बिग स्टोन्स, उनका इस्तेमाल यहां पर किया जाता था, ठीक है। जो राउंड बिग स्टोन्स होते थे उनका इस्तेमाल यहां पर किया जाता था। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें मिडिल पैलियोलिथिक की, मिडिल पैलियोलिथिक की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता था? देखिए, अच्छा, पैलियोलिथिक की बात हम बताएं तो इसमें आग की खोज थी। यहां पर देखिए, आग की खोज हो चुकी थी, आग की खोज हो चुकी थी, आग की खोज हो चुकी थी, परंतु इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, परंतु इस्तेमाल नहीं पता था, परंतु इस्तेमाल नहीं पता। तो अगर कभी आपसे यह पूछा जाए कि आग की खोज कहां पर हुई थी, तो आग की खोज हमारी पैलियोलिथिक एज में हो गई थी। आग की खोज, फायर हमारा कहां पर खोज लिया गया था? पैलियोलिथिक एज में, पैलियोलिथिक एज में। एक्चुअली था क्या कि देखिए, जो निएंडरथल मानव थे, मैं आपको ये बता देता हूं कहां से पता चलता है। जो निएंडरथल मानव थे, जो निएंडरथल मानव थे, सबसे पहले इनकी जो हमें स्कल्स मिले हैं और इनके आसपास के रहने का जो एरिया मिला है वहां पर आग के साक्ष्य मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि आग की खोज हो चुकी थी पैलियोलिथिक एज में ही। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आग की खोज कब हुई थी, तो वो पैलियोलिथिक एज में हो चुकी थी, ठीक है। फिर यहां पर अगर हम हथियारों की बात करें कि किस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल ये लोग करते थे, तो किस प्रकार के उपकरणों का इस्तेमाल होता था, देखिए भाई। तो यहां पर जो उपकरण थे वो स्क्रैपर, स्क्रैपर हुआ करते थे, ठीक है, स्क्रैपर थे और पेबल्स थे, पेबल्स थे, ये सारे उपकरण हुआ करते थे। माने अगर हम बात करें तो देखिए, ऐसे स्क्रैपर और पेबल्स हुआ करते थे जो जानवरों को मारने में इस्तेमाल आते थे। और अभी भी जो इनका जीवन था वो हंटिंग
हंटिंग एंड गैदरिंग का था, हंटिंग एंड गैदरिंग का था। ठीक है, हंटिंग एंड गैदरिंग का जीवन ये लोग जी रहे थे मिडिल पैलियोलिथिक एज में। ये हंटिंग एंड गैदरिंग का इनका जीवन चल रहा था और उसी से सारी चीजें थी। यहां पर देखिए अभी कृषि की खोज नहीं हुई है, कृषि यानी एग्रीकल्चर इज कंप्लीटली एब्सेंट, एग्रीकल्चर इज कंप्लीटली एब्सेंट हियर, ऑल्दो दे नो विच टाइप ऑफ फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड इन विच ऑफ द सीजन्स। उन्हें ये पता था कि कौन सा फल कौन से मौसम में होता है, ये सारी चीजें पता थी, लेकिन कृषि का कैसे, कृषि का क्या साक्ष्य होता है ये उन्हें नहीं पता था। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज में, लोअर पैलियोलिथिक एज में चलते हैं। इसको हिंदी में निम्न पुरा पाषाण काल भी बोलते हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न पुरा पाषाण काल भी बोलते हैं। और इसका जो टाइम है वो है 40,000 से 10,000 वर्ष पूर्व। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होती है। बहुत सारे इतिहासकारों ने तो लोअर पैलियोलिथिक एज को, निम्न पुरा पाषाण काल को एक रेवोल्यूशन का नाम दे दिया है। बहुत सारे हिस्टोरियन ऐसे हैं जिन्होंने इसको एक रेवोल्यूशन का नाम दे दिया है। बात समझिए कि यहां पर चल क्या रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं तो जो आइस एज थी, यहां की कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, इस काल की कुछ विशेषता है जो हमें पता होना चाहिए कि आखिर क्यों इसे रेवोल्यूशन कह दिया गया बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो यहां की कुछ विशेषता है, और विशेषताओं की अगर हम बात करें तो आइस एज जो है, जो आइस एज हमारी चल रही थी, आइस एज अब एंड होने वाला है, आइस एज अब एंड होने वाला है। और देखिए जो एनिमल्स थे, ठीक है, एनिमल्स जो थे, एनिमल्स साइज गोज ऑन डिक्रीजिंग। अब जो जानवरों का साइज था वो छोटा होने लगा था धीरे धीरे। ठीक है, पहले जो बड़े जानवर हुआ करते थे अब धीरे धीरे उनका साइज छोटा होने लगा है, और जानवरों का साइज धीरे धीरे छोटा होने लगा है। तो इससे क्या होगा, पहले उन्हें बड़े पत्थर की जरूरत पड़ती थी मारने के लिए, लेकिन अब छोटे औजार हम देखते हैं कि सामने आएंगे, जो छोटे औजार हैं वो निकलकर सामने आएंगे। और दूसरी बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं यहां पर लिख रहा हूं, दिस पॉइंट मस्ट बी नोटेड कि दिस वाज द पीरियड व्हेन मॉडर्न ह्यूमंस और स्पीसीज ऑफ होमो सेपियंस फर्स्ट इवॉल्व्ड। यह ऐसा समय था, एट दिस एज, एट दिस एज होमो सेपियंस, जो आज हम आधुनिक मानव देख रहे हैं, जैसे मैं, आप लोग, तो ये कौन से स्पीसीज के हैं, इनकी प्रजाति को क्या कहते हैं, होमो सेपियंस। और बुद्धिमान मानव, तो इनका उदय कब हुआ, होमो सेपियंस का लोअर पैलियोलिथिक एज में इनका उदय होता है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट और मिलती है कि देखिए होमो सेपियंस का तो उदय हुआ, लेकिन इनके अंदर जो रिलीजियस एस्पेक्ट था, रिलीजियस एस्पेक्ट था वो भी डेवलप होता है, क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। ठीक है, क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है, क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है इनके अंदर। और अगर हम लोग बात करें क्रिएटिविटी डेवलप होने का, तो भारत में एक जगह है जिसका नाम है भीमबेटका, भीमबेटका। और ये कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। और ये किस लिए फेमस है, क्योंकि यहां पर केव पेंटिंग्स मिली हैं, केव पेंटिंग्स जो इसी काल की हैं, केव पेंटिंग्स मिली हैं जो इसी काल की हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो भीमबेटका की केव पेंटिंग्स हैं ये 40,000 वर्ष पुरानी है, 40,000 वर्ष पुरानी है।
और यहां पर देखिए किन कलरों का इस्तेमाल किया गया है, तो यहां पर ऑर्चर यानी गेरू का इस्तेमाल किया गया है इनको बनाने में। और किस प्रकार की आकृतियों को दिखाया गया है यहां पर, तो देखिए अगर मैं बात करूं यहां पर इंसान को शिकार करते हुए, इंसान को जानवरों पर वार करते हुए, अभी तो कुछ जानवर ऐसे बड़े साइज के हैं जिनसे डरते हुए भी दिखाया गया है, मानवों को डरते हुए भी दिखाया गया है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो इसी काल की डेवलपमेंट है, लोअर पैलियोलिथिक एज की डेवलपमेंट है। तो उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारा होमोसेपियंस का उदय। होमोसेपियंस का उदय कब होता है अगर आपसे पूछे, तो ये टर्सरी एज में होता है, टर्शियरी एज में होता है, टर्सरी एज में होता है। और टर्सरी एज के प्लायोसीन काल में होता है इनका उदय। तो होमियोसेपियंस का उदय कहां होता है, टर्सरी एज के प्लायोसीन काल में। और उस समय क्या चल रहा था, लोअर पैलियोलिथिक एज चल रही थी हमारी। और लोअर पैलियोलिथिक एज में ही होमोसेपियंस के उदय के साथ एक चीज और हमें देखने को मिलता है, और वो है भीमबेटका की गुफाएं, जो कि मध्य प्रदेश में है। और यहां पर पहली बार मानव द्वारा निर्मित कुछ आकृतियां देखने को मिलती हैं हमें। तो ये थी हमारी पैलियोलिथिक एज। अब हम लोग देखते हैं मेसोलिथिक एज में। ये सारे डेवलपमेंट्स याद रखिएगा, मैंने आपको बताया आइस एज यहां पर समाप्त हो रही है लोअर पैलियोलिथिक एज में, एनिमल्स का साइज छोटा होता जा रहा है और होमोसेपियंस का उदय हो चुका है। इंसानों के अंदर रिलीजियस एस्पेक्ट आ गया है, क्रिएटिविटी भी आ गई है। और क्रिएटिविटी का एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें भीमबेटका मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हमें वहां देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि मेसोलिथिक में क्या होता है। ये तो हमारा क्या था, अभी हम लोगों ने देखा, ये हमारा पैलियोलिथिक एज था। पैलियोलिथिक एज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली कि कैसे पैलियोलिथिक एज में, पैलियोलिथिक एज को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, अपर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक या लोअर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, या नियोलिथिक एज जिसे हम लोग कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं मेसोलिथिक एज। और मेसोलिथिक एज में हम लोग देखते हैं मेसोलिथिक एज, और ये हमारा कब से कब तक चलता है, देखिए इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल इसको हिंदी में बोलते हैं, मध्य पाषाण काल इसको हिंदी में बोलते हैं। और ये कब से कब चलेगा हमारा, देखिए ये 10,000 से 8,000 ईयर्स अगो की बात है। 10,000 से 8,000 ईयर्स अगो की बात है, आज के समय से। मेसोलिथिक एज में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि आग का आविष्कार कब हुआ था। देखिए आग जो थी, फायर, इसका डेवलपमेंट कब हुआ था, आग का डेवलपमेंट हुआ था हमारा पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, ये पैलियोलिथिक एज में हो गया था। अब यहां पर देखिए इसको कैटेगराइज क्यों किया गया है, क्योंकि यहां पर छोटे उपकरण का इस्तेमाल किया गया, छोटे उपकरणों का शिकार में इस्तेमाल किया गया। ठीक है, का शिकार में इस्तेमाल किया जाने लगा, छोटे उपकरणों का शिकार में इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, देखिए एक इस प्रकार का ये नुकीला हथियार था, इस प्रकार का नुकीला हथियार जो है वो इस्तेमाल में आने लगा। ठीक है, इसमें पॉइंट का इस्तेमाल होने लगा, इसमें ये जो पॉइंट है, पॉइंट का इस्तेमाल होने लगा। यहां पर हैंड एक्स का भी इस्तेमाल होने लगा, यहां पर हैंड एक्स का भी इस्तेमाल होने लगा, हैंड एक्स का भी इस्तेमाल होने लगा। इससे क्या करते थे, सिलाई का काम करते थे, जानवरों की खालों को सिलाई करने का काम, इससे काटने का काम, इससे चीरने का काम। तो ये कुछ उपकरणों में कुछ बदलाव आते हैं मेसोलिथिक एज में, जिनकी वजह से
जिनकी वजह से हम लोग देखते हैं इसको। अब एक चीज और यहां पर हमें देखना है कि मेसोलिथिक एज में जानवरों का आकार छोटा हो गया। तो जानवरों का आकार छोटा होने की वजह से क्या होता है कि अब बड़े पत्थरों से उनका शिकार नहीं किया जा सकता, अब पॉइंटेड चीजों से उनका शिकार किया जाएगा। ठीक है, पॉइंटेड चीजों से उनका शिकार किया जाएगा। तो यहां पर यह चीज देखते हैं। और दूसरी बात यह कि यहां पर अब क्या होता है कि एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर के बारे में लोगों को ज्ञान हो जाता है। एग्रीकल्चर यानी कृषि को, तो कृषि के बारे में कहां पर ज्ञान होता है? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में मानवों को कृषि का ज्ञान हो जाता है। ठीक है, मानवों को मध्य पाषाण काल में कृषि का ज्ञान हो जाता है। और एक जगह है, देखिए राजस्थान में, ठीक है, एक जगह है राजस्थान में बोगरा, वहां पर सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो देखिए एक जगह है मेहरगढ़, ठीक है, मेहरगढ़ में भी इसके साक्ष्य मिले हैं। और अगर मैं बात करूं तो कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य देखिए, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो जाते हैं। मध्य पाषाण काल से प्रारंभ हो जाते हैं। राजस्थान में एक जगह है, राजस्थान में एक जगह है बागौर, राजस्थान में एक जगह है बागौर, वहां पर हमें कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। अच्छा, ये सारी चीजें तो हो गई। अब कृषि का अगर साक्ष्य आ गया या कृषि की पद्धति डेवलप हो गई तो एक बहुत स्वाभाविक सा चेंज आ जाएगा। वो आ जाएगा कि अगर आप किसी पौधे को जमीन में रोपते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, यहां पर रुकना पड़ेगा, फसल की देखभाल करनी पड़ेगी, फसल की कटाई करनी पड़ेगी। और जब ये सारी चीजें आएंगी तो क्या होगा? एक बस्ती या कबीलाई जीवन आपका शुरू हो जाएगा। तो इन सारी चीजों ने किस चीज को बढ़ावा दिया? एक कबीलाई जीवन को, एक कबीलाई जीवन को बढ़ावा दिया, या एक ग्रामीण सभ्यता को बढ़ावा दिया। लोग कबीले के रूप में रहने लगे, लोग कबीले के रूप में रहने लगे। लोगों ने जब कृषि प्रारंभ कर दी तो कबीले के रूप में रहने लगे, एक दूसरे के साथ रहने लगे। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे जो हमारे मानव का इतिहास है वो आगे चल पड़ता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, और नियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो नियोलिथिक एज हमारी, इसमें क्या होता है कि इंसान जो मनुष्य थे, मनुष्य अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगे, मनुष्य अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगे, मनुष्य अपने हाथों का इस्तेमाल करने लगे। और देखिए यहां पर ब्लेड का इस्तेमाल होने लगा, ब्लेड का इस्तेमाल होने लगा औजारों में इस्तेमाल, इसीलिए इसको ब्लेड सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसीलिए इसको ब्लेड सिविलाइजेशन भी कहते हैं, इसीलिए इसको ब्लेड सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ब्लेड सिविलाइजेशन, ब्लेड का इस्तेमाल होने लगा, स्क्रैपर्स का इस्तेमाल होता ही था, ठीक है, और पॉइंट का इस्तेमाल था, ब्लेड का इस्तेमाल होने लगा। और देखिए अब नए नए पत्थर इस्तेमाल होते थे, नए पत्थर का इस्तेमाल, नए पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा। यहां पर चर्ट, चर्ट जैसे पत्थरों का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ बदलाव हमारे नियोलिथिक एज में आते हैं। नियोलिथिक एज के बाद हम लोग देखते हैं कि एक ट्रांजिशन का फेस आता है, और वो जो ट्रांजिशन का फेस था हमारा वो कहलाता है चाल्कोलिथिक एज। चाल्कोलिथिक एज,
चालकोलिथिक एज थी। देखिए अभी तक लोहे का ज्ञान नहीं है, लोहे का ज्ञान नहीं है, किसी को भी लोहे का ज्ञान नहीं है, लोहे का ज्ञान नहीं है किसी को भी। यहां पर सिर्फ तांबे का इस्तेमाल होता था, तांबे का इस्तेमाल, इसलिए इसको चालकोलिथिक एज कहा गया है। पत्थरों के साथ तांबे का इस्तेमाल था, और ये जो तांबा था ये कहां से मिलता था, ये राजस्थान से मिलता था। ठीक है, तो बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियां आई चालकोलिथिक एज में, और चालकोलिथिक एज में तांबे का व्यापक इस्तेमाल होने लगा। तांबे की सप्लाई कहां से होती थी, राजस्थान से होती थी। और यहां पर हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग सिविलाइजेशंस निकलकर सामने आ गए, और यहाँ पर छोटी मोटी ग्रामीण बस्तियों का उदय होने लगा। हम ये देखते हैं कि ग्रामीण बस्तियों का उदय होने लगा, यहाँ पर ग्रामीण बस्तियों का उदय होने लगा, ग्रामीण बस्तियों का उदय होने लगा यहाँ पर। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई हमारी चालकोलिथिक एज की। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सी वो साइट्स थी जहां पर हमें पाषाण काल के साक्ष्य मिलते हैं। कौन कौन सी वो साइट्स थी जहां पर पाषाण काल के साक्ष्य हमें मिलते हैं, तो उनको देखने के लिए देखिए, पाषाण काल के साक्ष्यों को देखने के लिए, पाषाण काल के साक्ष्यों को देखने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक जगह है बुर्ज होम। ठीक है, एक जगह है बुर्ज होम, और ये है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर में। और यहां पर देखिए किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं, यहां पर कुत्ते के साथ, कुत्ते के साथ मानव को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, मानव को दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं, दफनाने के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं गुफ कराल एक साइट है, गुफ कराल, और ये भी कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में ही है। और यहां से देखिए 37 नर कंकाल बरामद हुए हैं। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 37 नर कंकाल बरामद हुए हैं। ठीक है, इस साइट से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं राजस्थान में, ये हमारी साइट्स हो गई, और ये हमारी साइट्स थी नियोलिथिक एज की, नियोलिथिक एज की साइट्स हैं, एज की साइट्स हैं। और फिर एक है हमारी महदहा, ये प्रतापगढ़ में है, यूपी में। और यहां से देखिए हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं, हड्डी के बने उपकरण, हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए हैं महदहा से। ठीक है, और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लेकिन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही आपको बता रहा हूं। फिर मेसोलिथिक साइट में देख लेते हैं, मेसोलिथिक साइड में एक है हथनौरा, हथनौरा एक साइट है। और पैलियोलिथिक साइट की अगर बात करें, पैलियोलिथिक साइट की अगर बात करें तो इसके उदाहरण में क्या हो जाएगा देख लेते हैं। बागौर है, ठीक है, बागौर है। और देखिए हमारा राजस्थान का जो मरु क्षेत्र है वो हो जाएगा। तो ये सब कुछ साइट्स हैं नियोलिथिक की, मेसोलिथिक की, पैलियोलिथिक की। और किस साइट से क्या प्राप्त हुआ, तो देखिए इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया है। बागौर में मैंने आपको बताया ही थे कि यहाँ से कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेसोलिथिक टाइम में। ठीक है, ये था हमारा आज जो हम लोगों ने पढ़ा वो पैलियोलिथिक था। और इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे कि हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन और ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे।